नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है पियाजेज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब जीन पियाजे का जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसके बारे में जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो थियरी है जीन पियाजे की, ये टीचिंग एग्ज़ाम के साथ-साथ जो हमारे कोर्स हैं जेबीटी, डीएलएड, बीएड, उनमें भी जो है काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि उनमें भी इससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। जैसे आप सीटेट का एग्ज़ाम ले लीजिए, हाल ही मतलब हार्डली कोई ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसमें जीन पियाजे की थ्योरी से कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो। और जैसे सीटेट, केवीएस, जेईई और जो भी स्टेट के अलग-अलग टेट हैं, उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पियाजे की, जीन पियाजे की। ये कौन है? तो ये जो है स्विट्ज़रलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1896 से 1980 के बीच में। इन्होंने थियरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास की। अब संज्ञानात्मक विकास, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसका मीनिंग क्या है? संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। मतलब ये जो है संज्ञानात्मक विकास जो है ये आपका माइंड से रिलेटेड है। मतलब जो भी एक्टिविटीज माइंड से होती हैं वो सारी किस में आती हैं? वो आती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। जैसे आपका थिंकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिक लगाना, ये सब चीज़ें जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। पियाजे ने कहा कि जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, और वो एक्टिव कंस्ट्रक्ट जो, और वो क्या करते हैं, नॉलेज के एक्टिव बिल्डर होते हैं। वो ज्ञान की जो है खोज करते हैं। अब पियाजे ने कहा कि ये नन्हे बच्चे या जो बच्चे जो हैं वो लिटिल साइंटिस्ट हैं और एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज हैं, और साथ ही में इन्होंने क्या किया, जो एक्टिविटी है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। जीन पियाजे ने जो है एक्टिविटीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, और ये जो हैं जीन पियाजे जो हैं वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। हमारे वाइगॉस्की जो थे वो थे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, और जो जीन पियाजे हैं वो हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। जो जीन पियाजे हैं इनको कहा जाता है बाल मनोविज्ञान का जनक। चाइल्ड साइकोलॉजी का जो फादर है वो जीन पियाजे को कहा जाता है। अब इनके अकॉर्डिंग जो है, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो है, डेवलपमेंट जो है वो एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये इनका मानना था कि जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होती है। जैसे आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा था कि जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होगी। जैसे मान लीजिए एक स्टेज ये है, इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी, तो इनका मानना था कि डेवलपमेंट जो है स्टेजेस में ही होगी। और वाइगोत्स्की का मानना था कि डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो कई बार ये क्वेश्चन ग्राफ में भी पूछ लिया जाता है, तो जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है उसमें इस तरह का ग्राफ बनेगा। और जीन पियाजे ने कहा था कि स्टेजेस में होती है, तो स्टेजेस में सॉरी, इन्होंने कहा था कि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो इसमें इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो ये जो है सही होगा इसमें। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 ग्राफ बना के बताया गया था कि बताइए इनमें से पियाजे ने कौन-सी बात कही थी? तो वो कही थी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस की, और वो है स्टेजेस में होता है। अब इसके इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऐज को इम्पोर्टेंस नहीं दी, ऐज को इम्पोर्टेंस दी थी, और वाइगॉत्स्की ने जो है ऐज को इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। तो इन्होंने कहा कि ऐज जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे की लर्निंग में, क्योंकि ऐज के अकॉर्डिंग जो है बच्चे को हम कोई भी चीज़ सिखा पाते हैं। जैसे वो मैच्योर होगा तभी जो है उसको कोई भी चीज़ सिखाई जा सकती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बात कही थी फैक्टर्स की। इन्होंने जो है 4 फैक्टर्स की बात कही थी। वो है मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन। फर्स्ट है मैच्योरेशन, मतलब परिपक्वता। अब परिपक्वता कैसी? मतलब जब बच्चा जो है बायोलॉजिकली मैच्योर नहीं होता तब क्या है, वो सीख नहीं सकता। जैसे कोई बच्चा है वो बायोलॉजिकली जो है मैच्योर नहीं है, मतलब जो उसके जीन्स हैं वो अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो कोई चीज़ सीख पाए।
जैसे 2 साल का बच्चा है, उसको क्या है, हम जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ाएँगे तो वो सीख जाएगा? नहीं, वो नहीं सीख सकता क्योंकि उसका मेंटल लेवल अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है, वो मैच्योर नहीं हुआ है इतना बायोलॉजिकली कि वो उस चीज़ को समझ पाए। आप उसको जीन पियाजे की थ्योरी पकड़ कर अगर समझाएँगे तो वो क्या करेगा? वो आपके ऊपर हँसना शुरू कर देगा या रोने लग जाएगा, वहाँ से भागने की कोशिश करेगा क्योंकि उसके लिए ये थियरी क्या है, एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है। उसके ये किसी काम की नहीं है, वो समझ ही नहीं पाएगा आप बोल क्या रहे हैं। रेडीनेस टू लर्न मतलब बायोलॉजिकली तैयार है बच्चा या नहीं, मैच्योरेशन से रिलेटेड है और ये बात कही थी हमारे जीन पियाजे ने। और एक और है लॉ ऑफ रेडीनेस, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। रेडीनेस टू लर्न की बात कही थी जीन पियाजे ने और लॉ ऑफ रेडीनेस की बात कही थी थॉर्नडाइक ने। मतलब बच्चा जो है जेनेटिकली या बायोलॉजिकली तैयार नहीं है तो क्या है, हम उसको सिखा नहीं सकते। जो बुक्स हैं वो भी बच्चे के एज के अकॉर्डिंग तैयार की जाती हैं, जो करिकुलम है वो बच्चे की एज मतलब उसकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है तैयार की जाती है। नेक्स्ट है इसमें एक्सपीरियंस। बच्चा फिजिकल वर्ल्ड के साथ जो है एक्टिविटी करेगा। बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं। बच्चा जो है उसको फ्री छोड़ना है, उसको के ऊपर मतलब बंदिशें नहीं लगानी है, वो कोई चीज़ कर रहा है उसको करने दो क्योंकि वो क्या लिटिल साइंटिस्ट है और वो जब चीज़ों को खुद करके देखेगा तो वो अच्छे से सीखेगा। जैसे बच्चा खेल रहा है, अगर आप उसको बार-बार रोकेंगे कि नहीं ऐसा नहीं कर, वैसा नहीं कर तो क्या है, वो खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। और वो उतना सीख नहीं पाएगा तो इसलिए जो है बच्चे को फ्री छोड़ना है, एक्टिविटीज़ करने देनी है। लर्निंग बाय डूइंग इस चीज़ को प्रमोट करना है। नेक्स्ट है इसमें इक्विलिब्रेशन, सॉरी इससे पहले है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अन्योन क्रिया। अब जो सामाजिक अन्योन क्रिया का कॉन्सेप्ट है इसको जो है जीन पियाजे ने बहुत ही कम इम्पोर्टेंस दी है, जबकि जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने समाज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है कि बच्चा सोसाइटी में सीखता है। अब इक्विलिब्रेशन में क्या है, इक्विलिब्रेशन मतलब कॉन्फ्लिक्ट टू क्लियरिटी। कॉन्फ्लिक्ट से जो है हम क्लियरिटी की तरफ जाते हैं, बैलेंस आ जाता है चीज़ों को लेकर। जो दिमाग में है और जो बाहर है उसमें बैलेंस करना है। आप कॉन्फ्लिक्ट में हो और कॉन्फ्लिक्ट से बैलेंस या क्लियरिटी की तरफ जाते हैं तो वो पूरा प्रोसेस जो है वो आपका इक्विलिब्रेशन कहलाएगा। अब जो इक्विलिब्रेशन है उसमें 2 चीज़ें आती हैं, आपका अडैप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। अब अडैप्टेशन क्या है? अडैप्टेशन इस प्रोसेस में जो है स्कीमा अपडेट होता है आपके अडैप्टेशन में। अब स्कीमा स्कीमा मतलब मेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स और वर्ल्ड मतलब हम चीज़ों को या संसार को किस तरह से समझते हैं वो आ जाता है हमारे स्कीमा में। जिस कोई चीज़ है हमारी माइंड में है, अगर हम उसको पहचान पाते हैं तो वो क्या है या याद कर पाते हैं तो वो हमारा स्कीमा है। मतलब मान लीजिए आपने पहले भी है जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी हुई है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में जीन पियाजे की थ्योरी फिर से करवा रही हूँ। अब कुछ चीज़ें होंगी जो आपने पहले भी पढ़ी हैं और कुछ चीज़ें इस वीडियो में आपके लिए नहीं होंगी। तो जो आपने पहले पढ़ा है उसको आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो वो क्या है, वो चीज़ आप जो आपने पहले पढ़ा है वो आपके स्कीमा में है और अभी आपको वो याद आ रहा है तो वो क्या है, स्कीमा ही है जो आपको याद आ रहा है। आपने उस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाया हुआ था और अभी याद करें। जैसे हम इस थियरी को वाइगोत्स्की की थ्योरी से भी रिलेट कर पा रहे हैं तो क्या है, वो भी एक तरह से हमारा स्कीमा है जिसको हम अभी रिकॉल कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा अडैप्टेशन और अडैप्टेशन में भी 2 चीज़ें आती हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक है आपका अकोमोडेशन, सॉरी हाँ, एक है आपका अकोमोडेशन और दूसरा है एसिमिलेशन। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पहले हम बात करेंगे अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन, मतलब पुराने नॉलेज को परिवर्तित करना, मॉडिफाई करना और फिर उसमें उसमें उसको मॉडिफाई करना, उसमें फिर कुछ ऐड करना। मतलब जो भी हमने पहले से कुछ सीखा हुआ है उसको हम मॉडिफाई करेंगे, एडजस्ट करेंगे या मैनिपुलेट करेंगे। एग्जिस्टिंग स्कीमा में परिवर्तन करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपनी ही एक
बात बताती हूँ मेरे बचपन की। तो क्या होता था जब मैं छोटी थी, लाइट हम टीवी देख रहे होते थे और अचानक से लाइट चली जाती थी, तो अंधेरा हो जाता था ना, तो टॉर्च से लाइट करते थे। तो मुझे लगता था कि जब टॉर्च से रूम में लाइट हो रही है, तो इसको टीवी की तरफ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि अगर टॉर्च को टीवी की तरफ करेंगे तो हम जो देख रहे थे वो उसको फिर से देख सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता था जिस तरह टॉर्च से कमरे में लाइट होती है, उसी तरह टीवी में जो चल रहा है वो भी दिखने लग जाएगा। लेकिन जैसे मुझे बताया कि टॉर्च और टीवी, टॉर्च से हम टीवी नहीं देख सकते क्योंकि टीवी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और टॉर्च में जो है सेल वगैरह डले होते हैं, तो वो उससे चलती है। तो वो क्या हुआ, जो मेरा पुराना स्कीमा था, जो मेरा पुराना नॉलेज था, मैंने उसको मॉडिफाई किया। मॉडिफ़ाई क्या किया कि जो टीवी है वो टॉर्च से नहीं देखा जा सकता। उसके लिए बिजली का होना ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी का होना ज़रूरी है। तो वो क्या था, मैंने उस जो अपने पुराना नॉलेज था उसको मॉडिफ़ाई किया, जो हमारा अकोमोडेशन कहलाता है। उसी तरह से आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आजकल वॉचेस चली हुई हैं, डिजिटल वॉचेस चली हुई हैं। तो बच्चा क्या है, मान लो उसने वॉच देखी है, अब उसको आप डिजिटल वॉच दिखा रहे हैं। तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएगा ना, क्योंकि उसने वॉच तो देखी थी पहले से, अब ये नई चीज़ आ गई, अब उसमें भी टाइम शो हो रहा है। तो क्या है, बच्चा जब आप उसको बताएँगे कि ये भी वॉच है और मतलब टेक्नोलॉजी के साथ चेंजेज़ हो रहे हैं, तो ये इसी वॉच को मॉडिफ़ाई करके नई चीज़ बनाई गई है। तो वो क्या करेगा, अपना जो नॉलेज है वॉच को लेकर उसको मॉडिफ़ाई करेगा और चीज़ों को समझेगा। तो मतलब जो हम पुराने नॉलेज में परिवर्तन करते हैं, उसको मॉडिफ़ाई करते हैं, वो हमारा अकोमोडेशन कहलाता है। अब बात करेंगे हम एसिमिलेशन की, आत्मसात करना या आत्मसातीकरण। अब एसिमिलेशन में क्या होता है, जो हमारा पुराना नॉलेज होता है, प्रीवियस नॉलेज होता है, उसमें क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं न्यू नॉलेज को, मतलब पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना। अब याद रखिएगा, अकोमोडेशन में हम मॉडिफाई करते हैं, एडजस्ट करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं। एसिमिलेशन में हम ऐड करते हैं विदाउट एनी चेंजिंग, उसमें हम सिर्फ ऐड करेंगे। जो भी हमने पहले से सीखा होगा उसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे ये थियरी है, आपने पहले भी पढ़ी होनी, तो क्या है, आपने पहले भी पढ़ी है और आप फिर पढ़ रहे हैं, तो आप जो पुराना नॉलेज है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें आपको नई मिल रही हैं उनको अपने प्रीवियस नॉलेज में जो है ऐड कर रहे हैं, तो ये होता है हमारा एसिमिलेशन। एकोमोडेशन हमने कर लिया। और पियाजे के अनुसार जो है, पहले विचार और फिर क्या है, भाषा आएगी, मतलब थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज, ये बात कही थी जीन पियाजे ने। अब डेवलपमेंट टू लर्निंग जाते हैं, मतलब विकास से जो है सीखने की तरफ जाते हैं, विकास होगा तो हम चीज़ों को सीखेंगे। अब जैसे मान लीजिए एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में क्या होगा, आप ऐड करेंगे। अब आपने कोई चीज़ देख ली, उसको ऐड कर लिया, फिर आप क्या करेंगे, बैलेंस बनाएँगे, इक्विलिब्रेशन में जाएँगे। उस चीज़ को क्या है, जो आपका कॉन्फ्लिक्ट और क्लैरिटी है, उन चीज़ों में बैलेंस बनाएँगे। मतलब आपने पहले सिंपल वॉच देखी थी, फिर आपने न्यू वॉच देखी, फिर आप में कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि ये क्या है, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। तो फिर आप इक्विलिब्रेशन में जो है बैलेंस बना लेते हैं। फिर आपके पास एक नई सिचुएशन आ जाती है। आपने पहले डिजिटल वॉच देखी थी, अब आप एंड्रॉयड फ़ोन देख रहे हैं। अब आप जो है डिसइक्विलिब्रियम में जाते हैं। उसमें क्या होता है, बैलेंस नहीं रहता, क्योंकि आप फिर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, किसको देखकर? डिजिटल वॉच और फ़ोन को देखकर। क्योंकि उन दोनों का आकार क्या है, अलग है, लेकिन कुछ-कुछ फंक्शनिंग जो है सेम है। अब फिर आप क्या है, फिर जाएँगे अकोमोडेशन की तरफ। मतलब फिर आप चीज़ों को मॉडिफ़ाई करेंगे और उसके बाद फिर एसिमिलेशन, और ये प्रोसेस जो है यूँ ही रिपीट होता रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो संज्ञानात्मक विकास की जो है 4 अवस्थाएं हैं, जो जीन पियाजे ने दी है। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशनल औपचारिक अवस्था।
तो जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो होती है आपकी 0 से 2 वर्ष तक, जिसको हम इन्फेंसी स्टेज शिशु-अवस्था भी कहते हैं। प्री ऑपरेशनल है आपकी 2 से 6 साल तक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है 7 से 11 और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है आपकी 11 साल से ऊपर। तो पहले हम बात करेंगे सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में, जो आपकी जन्म से 2 साल तक चलती है। अब सेंसरी मोटर्स, अब नाम से ही पता लग रहा है कि बच्चा जो है सेंसेस के थ्रू सीखता है। सेंसेस आर टीचर। अब जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं वो कितने हैं? 5 होते हैं हमारे, आइज़, नोज़, ईयर, टंग, स्किन। तो बच्चा जो है इन्हीं से सोचता और समझता है। एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जीन पियाजे की वो कौन-सी स्टेज है जिसमें बच्चा आँख, कान, नाक से सोचता है? तो वो है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है इस स्टेज में, वस्तु स्थायित्व, मतलब बच्चा जो देखता है उसी के लिए उसी चीज़ का अस्तित्व है और जो चीज़ उसे दिख नहीं रही है वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, ऐसा मान लेता है बच्चा। और जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो आ जाती है हमारी 9 से 11 महीने के आसपास, या 2 साल तक तो मतलब वो डेवलप हो ही जाती है। एबिलिटी टू गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 साल की उम्र तक जो है अपना गोल सेट कर देता है, नहीं। इसमें क्या होता है, बच्चे को कोई खिलौना दिखता है या कोई ऐसी चीज़ दिखती है जिसको वो पकड़ना चाहता है, वो क्या होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है, उस चीज़ की तरफ जो है जाने की कोशिश करता है। डेफर्ड इमिटेशन, मतलब बच्चा इमिटेशन करने लग जाता है। जैसे हम बात कर रहे होते हैं, बच्चा कोई वर्ड सुन लेता है और उसको उस टाइम नहीं बोलता, लेकिन बाद में जो इमिटेट करता है, उसको चीज़ याद रह जाती है और कहीं और जाकर उस वर्ड को बोल देता है। रिफ्लेक्स एक्शन एंड होने लगते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में। अब इसमें जो नेक्स्ट है वो है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 6 साल तक चलती है, इसको क्या है, ट्रांसडक्टिव रीज़निंग। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें ट्रांसडक्टिव रीज़निंग आ जाती है। बच्चा जो है हल्का-सा तर्क लगाने लग जाता है, वो टेढ़े-मेढ़े लॉजिक लगाएगा, इलॉजिकल रीज़निंग भी बोलते हैं इसको। जैसे वो क्या करेगा, मून गोल है और उसकी बॉल भी गोल है, तो वो अपनी बॉल को मून से कंपेयर करेगा या सन से कंपेयर करेगा। या कुत्ता या बिल्ली, जैसे कैट या डॉग है, उनको देखेगा कि उसकी भी 4 टाँगें हैं और कुत्ते की भी 4 टाँगें हैं, तो उन दोनों को सेम समझने लग जाएगा। एबिलिटी टू टेक अदर्स ओपिनियन, और इसमें जो मेन है वो है इरिवर्सिबिलिटी, अपरिवर्तनशीलता। अब जो बच्चा है वो क्या है, इरिवर्सिबल थिंकिंग नहीं कर पाएगा। चीज़ों को या सिचुएशन को बैकवर्ड नहीं सोच सक पाता वो, क्योंकि वो क्या है, वो सिर्फ़ एक ही चीज़ पर ज़्यादा फ़ोकस कर पाता है। अब आपने बच्चे को बताया कि 2+1 क्या है? इक्वल टू 3 होता है। उसको पता है कि 2+1 इक्वल टू 3, लेकिन जब आप 2+1 को रीअरेंज करेंगे, 1+2 पूछ लेंगे बच्चे से, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो फ़ोकस्ड है, उसने सिर्फ़ इसी चीज़ पे फ़ोकस किया है कि 2+1 इक्वल टू 3, 1+2 उसको नहीं पता होगा, क्योंकि वो इरिवर्सिबिलिटी नहीं आई होती है उसके अंदर। जैसे आइस से पानी बनता है, बच्चे को पता है कि हम पानी फ्रिज में रखेंगे तो बर्फ़ बन जाएगा, लेकिन उसको ये पता नहीं होगा कि उसको पता है आइस से पानी बन जाता है, क्योंकि उसको बर्फ़ देते हैं तो वो क्या देखते हैं, मेल्ट होता है, धीरे-धीरे पानी बनने लग जाता है। लेकिन उसको अभी इतना पता नहीं होता कि पानी से जो है हम बर्फ़ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिक, अहम केंद्रिता। अब बच्चा जो है ईगोसेंट्रिक होता है। बच्चा सोचता है कि जैसा वो किसी चीज़ के बारे में सोचता है, वैसा ही सारी दुनिया सोचती है। क्योंकि वो दूसरों का जो पर्सपेक्टिव है उसको समझ नहीं पाता। खुद को सेंटर में मानता है बच्चा, जैसी उसकी फीलिंग्स होंगी वैसी ही औरों की होगी किसी चीज़ को लेकर, उसको ऐसा लगता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में। अब नेक्स्ट है एक और टर्म, एमिनिज्म, अजीववाद। और इसमें क्या होता है, जो सजीव और निर्जीव का जो कॉन्सेप्ट है या जो फ़र्क है वो नहीं बच्चा समझ पाता। उसके लिए सजीव निर्जीव एक समान है। जैसे बच्चा है, वो खेलते-खेलते गिर जाता है, तो क्या है, ज़मीन पर गिर गया, तो वो रोने लग जाएगा। लेकिन जब उसके पेरेंट्स बोलेंगे, ज़मीन को मारेंगे, उसकी ज़मीन की पिटाई करेंगे, तो बच्चे का दर्द कम हो जाता है, वो खुश हो जाता है कि नहीं, मुझे लगी, अब मेरे पेरेंट्स ने ज़मीन की पिटाई की तो इसको भी लगी। जैसे मतलब किसी भी चीज़ से उसको लग रही है और उस चीज़ को आप पीट रहे हैं, तो वो क्या है,
खुश हो जाता है क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि इस चीज़ को भी दर्द हो रही है या नहीं। वही है कि एमिनिज़्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो सजीव निर्जीव में फ़र्क नहीं कर पाता। अब इसमें जो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। एक तो है हमारी प्री कॉन्सेप्चुअल, जो होती है हमारी 2 से 4 साल तक, और दूसरी है इंट्यूटिव, जो है 4 से 7 साल तक। ये हालाँकि एग्ज़ाम में इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्री ऑपरेशनल स्टेज को फर्दर 2 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है इसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो थर्ड स्टेज है। ये होती है हमारी 7 से 11 साल तक। अब जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें क्या होता है, जो चीज़ें सामने होती हैं, एग्ज़िस्ट करती हैं, उन पर लॉजिक लगाना शुरू कर देता है बच्चा। जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, उसमें क्या है, गैंग एज है, स्कूल एज, एलिमेंट्री स्कूल एज है, बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, वो चीज़ों को और ज़्यादा समझने लग जाता है। तो उसमें क्या, उसमें जो लॉजिकल थिंकिंग है वो शुरू हो जाती है इसमें। पर लॉजिकल थिंकिंग सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में शुरू होती है जो उसने देखी होती हैं, जो उसके लिए एग्जिस्ट करती हैं। लॉजिक बिगिंस अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, मतलब जो चीज़ें सामने होती हैं, बच्चा टच कर पाता है या देख पाता है, उन चीज़ों के बारे में बच्चा तर्क लगा सकता है। अब ट्रांसिटिविटी आ जाती है उसमें। अब आप ट्रांसिटिविटी और ट्रांसडक्टिव रीज़निंग को मिक्स मत कीजिएगा, दोनों ही अलग-अलग चीज़ें हैं। ट्रांसिटिविटी आती है बच्चों में, मतलब वो क्या करता है, वो रिलेशंस को समझने लग जाता है। जैसे आप उसको बताएँगे कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो वो बता पाएगा ए और सी का रिलेशन, उसको पता होगा कि ए इज़ ग्रेटर देन सी। लेकिन आप उससे ओरली यही चीज़ पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएगा। उसको क्या है, आपको ब्लैक बोर्ड पर ये चीज़ दिखानी होगी या नोटबुक में ये चीज़ दिखानी होगी, तभी क्या है, वो इस चीज़ को समझ पाएगा। उसके अंदर जो है सीसीएस, जो सीसीएस है वो आ जाता है। सीसीएस का मतलब है सी से कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। अब कंजर्वेशन हो गया आपका संरक्षण, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, और सीरिएशन मतलब वो चीज़ों को सीरीज़ में लगा पाता है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर जो है, घटता बढ़ता क्रम, उस चीज़ को वो समझ लेता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। अब बात करेंगे कंजर्वेशन की, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या है, आप बच्चे को 2 बीकर दे देंगे। एक बीकर लंबाई में बड़ा होगा और दूसरी की चौड़ाई, वो चौड़ाई में ज़्यादा होगा। अब आप उनमें इक्वल अमाउंट में, जैसे 200 ml वाटर या मिल्क दे दो डाल के। तो अब बच्चे के अंदर क्या है, वो हाइट और क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट जो है उसको समझने लग जाता है। वो ये नहीं बोलेगा कि जो बीकर लंबा है या बड़ा है, उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में आपने दूध या पानी डाला है। नहीं, वो बता देगा कि दोनों क्या है, इक्वल हैं। लेकिन हाँ, यही चीज़ आप उससे प्री ऑपरेशनल स्टेज में पूछते तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता। लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उसमें मूर्त चीज़ों के प्रति जो है लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है। उसी तरह आप उसको एक तरफ ₹10 का नोट देंगे और 10 1 रुपीज़ के कॉइन देंगे, तो वो ये नहीं सोचेगा कि कॉइन ज़्यादा है तो मैं इनको ले लेता हूँ या नोट बड़ा है इसको ले लेता हूँ। नहीं, वो समझ जाता है इस स्टेज में कि दोनों ही क्या है, बराबर हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है कंज़र्वेशन, संरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो चुका होता है। उसी तरह रिवर्सिबल थिंकिंग, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आपने पढ़ा कि बच्चा क्या है, इरिवर्सिबिलिटी होती है उसमें, वो अपरिवर्तनशील, मतलब बैकवर्ड थिंकिंग नहीं कर पाता। लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो है रिवर्सिबल थिंकिंग, पलटवारी का गुण जो है वो डेवलप हो चुका होता है, विकसित हो चुका होता है। मतलब वो समझ जाता है कि जिस तरह बर्फ से पानी बनता है, उसी तरह पानी से बर्फ भी बन सकता है। 2+1 = 3, तो 1+2 = 3 होगा। इसके बाद जो फोर्थ स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से ऊपर, 11 से अबव की जो स्टेज है, जो इसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अब लॉजिक लगाने लग जाता है बच्चा किसके प्रति, ऑब्स्ट्रैक्ट
चीज़ों के प्रति, कॉन्क्रीट चीज़ों के प्रति उसने पिछली स्टेज में लगा लिया। अब वो अमूर्त चीज़ों के प्रति जो है लॉजिक लगाने लग जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। इसमें जो है डिडक्टिव रीजनिंग और हाइपोथेसिस, इन सब चीज़ों को जो है समझने लग जाता है। वो जो डिडक्टिव रीजनिंग, एक हमने टीचिंग मेथड में पढ़ा था, डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड, जो अरस्तू ने दिए हैं दोनों ही मेथड। और डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, हम रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। अब ये जो है थोड़ी बड़ी क्लास के बच्चों के लिए जो है ज़्यादा अच्छा या बेहतर मेथड है उनको पढ़ाने का। अब बच्चा क्या है डिडक्टिव रीजनिंग और हाइपोथेसिस लगाने लग जाता है, तो उसका क्या मतलब है कि दोनों को मिलाकर क्या है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है उसके अंदर। वो रूल से एग्जाम्पल की ओर जा पाता है, चीज़ों को सॉल्व कर पाता है। इसमें जो है जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है, वो भी बच्चे के अंदर जो है आ जाती है। वो चीज़ों को लेकर और बेहतर से सोच सकता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग विकसित हो जाती है। अब सारी और अभिसारी चिंतन जिसको हम बोलते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट जो है बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के बारे में, जो हमारे लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है और एक टीचर को भी जो है इसकी नॉलेज होनी चाहिए, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समझना इम्पॉर्टेंट है। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में क्या है, जो बच्चा है, बच्चों को क्या है एक्टिविटीज़ करने दो, और जीन पियाजे ने तो कहा है कि बच्चों को एक्टिविटीज़ करने देनी है। उन्होंने एक्टिविटीज़ जो है इम्पॉर्टेंट बताई है बच्चों के लिए। तो बच्चे को एक्टिविटीज़ करने देनी है, उसको फ्री छोड़ना है। बाउंडेशन नहीं लगानी है कि नहीं ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, उसको करने देना है, क्योंकि बच्चा क्या है लिटिल साइंटिस्ट है, वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है बच्चा। फिर नेक्स्ट उन्होंने कहा कि एज के अकॉर्डिंग करिकुलम तैयार करना चाहिए। अब हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है, उसमें क्या है जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, उसकी आयु के अनुसार ही जो है तैयार किया जाता है, ताकि बच्चे को चीज़ें आसानी से समझ आ सकें। फिर बच्चे को एक्सप्लोर करने दें, एक्सप्लोर करने देंगे बच्चे को, मतलब उसको डिस्कवर करने देंगे, क्योंकि वो लिटिल साइंटिस्ट है, और उसको स्पून फीडिंग नहीं करवानी है। स्पून फीडिंग की बात नहीं की थी जीन पियाजे ने, उन्होंने कहा था कि उसको एक्सप्लोर करने दो, डिस्कवर करने दो चीज़ें। टीचर एज अ फैसिलिटेटर, इसके बाद जो एनसीएफ 2005 में भी कही गई है कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर। अब जीन पियाजे का कहना था कि जो टीचर है उसको सुविधादाता के रूप में काम करना है। बच्चा कोई चीज़ सीख रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसको करने दो, लेकिन हाँ जहाँ पे आपको लगे कि उसको असिस्ट करना है, उसको सहायता करने की ज़रूरत है, तो वहीं पे आप सुविधादाता फैसिलिटेटर के रूप में काम करो। अदरवाइज़ उसको चीज़ें करने दो, क्योंकि उन्होंने भी लर्निंग बाय डूइंग चीज़ को प्रमोट किया है। और प्रीवियस ईयर में एक बारी क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन काइंड फ्रॉम एडल्ट दैन इन अमाउंट। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, तो आप इसको जो है अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ आ चुकी होगी, और आप इसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा और उसको समझिएगा। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वन बाय वन मैं आपको सब पेजेस प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आपको वीडियो समझ आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि उससे क्या है मुझे भी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है, और अच्छा लगता है जब आपकी मेहनत को कोई प्रेज़ करे। तो इसी के साथ धन्यवाद।